अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस इस वक्त पाकिस्तान में एक हॉट टॉपिक है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडेड है? क्या ये सिर्फ उसके खैर ख्वाहों के पैसे हैं जो बाहर से पाकिस्तान में मुंतकिल किए गए, या क्या ये कोई बैरूनी साजिश है? आइए इस सब पर नज़र डालते हैं। 2014 में फ़ाइल किए गए इस केस की मुतअद्दिद हियरिंग्स के बाद 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई जिसने 95 हियरिंग्स के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश की। ये रिपोर्ट जनवरी 2022 में मंजर आम पर आई। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस पर फैसला सुनाने का हुक्म दिया। 21 जून को रिजर्व किए जाने वाला ये फैसला 2 अगस्त 2022 को सुनाया गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के आर्टिकल 6 की वायलेशन में पाया गया है। ये आर्टिकल ये कहता है कि पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी फॉरेन नेशनल या फॉरेन कंपनी से फंड्स रिसीव करने की इजाज़त नहीं है। बसूरत दीगर वो फंड्स उस पार्टी से जब्त कर लिए जाएंगे और उस पर प्रोसीडिंग्स कोर्ट करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग के मुताबिक पार्टी ने 34 फॉरेन नेशनल्स और 351 फॉरेन कंपनी से फंड्स वसूल किए हैं। साथ ही साथ 2009 से 2013 के दरमियान पार्टी ने टोटल 8 अकाउंट्स की ओनरशिप ली, 13 को पोशीदा रखा और 3 का जिक्र ही नहीं किया। नोटेबल डोनर्स में वूटॉन क्रिकेट लिमिटेड, ब्रिस्टल इंजीनियरिंग और ई प्लानिंग ट्रस्टीज के अलावा और बहुत सी कंपनीज हैं जिनमें पीटीआई के नाम से रजिस्टर की हुई एलएलसीज भी शामिल हैं। रूलिंग में ये बात भी वाज़ेह की गई है कि इस इरेगुलरिटी के होने की बदौलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सबमिट किया जाने वाला फॉर्म 1 जो पिछले 4 साल से बतदरीज सबमिट किया जा रहा है वो भी एक कंटेंशियस डॉक्यूमेंट बन जाता है। इस सब के दौरान बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स में एक एक्सपोजे पब्लिश किया गया जिसमें और भी बहुत से इंकशाफात मौजूद हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अबराज ग्रुप की जानिब से भेजे जाने वाले पैसे दरअसल एक ऐसी लीग के जरिए इकट्ठे किए गए थे जो वूटॉन क्रिकेट काउंटी में कराई गई थी। इस लीग को चैरिटी फंड रेजिंग के नाम से मार्केट किया गया था और इसमें खेलने वाली टीमों के नाम भी कुछ अजीब व गरीब नौयत के थे। इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम्स ने बहुत सी ऐसी बातों पर से पर्दा उठाया है जो ऑलरेडी ईसीपी की रिपोर्ट या उसकी रूलिंग में मौजूद हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार करते हैं क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने ये फैसला सुनाया है वो दरअसल पीडीएम के ब्लॉक में है। साथ ही साथ उन्होंने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी कहा है क्योंकि उनके मुताबिक उनकी फराहम करदा एविडेंस को सही तरह से रिव्यू नहीं किया गया। साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के आने पर कह रहे थे कि ये एक रिकॉर्डिंग मिस्टेक है, अब इस बात को तस्लीम कर गए हैं कि ये पैसे दरअसल बाहर के मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तानियों ने ही जमा कराए हैं। उनका यह भी कहना था कि इस रूलिंग से एक बात साबित हो गई है और वो ये है कि ये फॉरेन फंडिंग यानी किसी गैर मुल्की हुकूमत की जानिब से फराहम की गई फंडिंग नहीं बल्कि प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है। और फंडिंग चाहे फॉरेन हो या प्रोहिबिटेड, पीटीआई के लिए कोई इतनी खुशाइंद बात नहीं है। पीटीआई का यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पीएमएलएन और पीपीपी की फंडिंग को भी इसी तरह स्क्रूटनाइज करना चाहिए जिस तरह पीटीआई की फंडिंग को किया गया। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसा करने में नाकाम रहता है तो वो नाइंसाफी का मर्तकब होगा। दूसरी जानिब अपोजिशन पार्टीज ने इस फैसले को हाथों हाथ लिया है। लगे हाथों उन्होंने कुछ मजीद इल्जामात भी पीटीआई के साथ जोड़ने शुरू कर दिए हैं। अपोजिशन पार्टी मेंबर मरीम नवाज का कहना है कि यह प्रोहिबिटेड के बाद अब फॉरेन फंडिंग का केस भी निकलेगा और इस तरह साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ताहयात नाअहल हो जाएंगे। कुछ लोगों ने तो इस फंडिंग की कड़ियां हमसाया मुल्क भारत के साथ जोड़नी शुरू कर दी हैं। ऐसे में सही कौन है और गलत कौन, झूठा कौन है और सच्चा कौन, ये सच्चाई काफी हद तक धुंधली सी हो गई है। अगर पीटीआई की बात को ही लिया जाए तो ये बात फिर भी डिनाई नहीं की जा सकती कि सैकड़ों हेयरिंग्स और 8 साल के एक तवील प्रोसेस के बाद ये फैसला सामने आया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे बायस हो या ना हो, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ट्रेसेबल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और सच्चाई पर मबनी है और फैसला तो डिनाई किया जा सकता है लेकिन अकाउंट स्टेटमेंट्स डिनाई करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी रही ये बात कि आया ये सलूक पीएमएलएन और पीपीपी के साथ क्यों नहीं बढ़ता जा रहा, तो उनके रिस्पेक्टिव केसेस अपनी रिस्पेक्टिव डोमेन्स में पाइपलाइन में मौजूद हैं और ना ही हर केस को किसी मुकाबले की बेसिस पर सुना जा सकता है और ना ही ये कानूनी तरीका है। पीएमएलएन की जानिब से एक्सटेंड किए जाने वाले कुछ इल्जामात को भी इसी तरह एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। फॉरेन यानी किसी गैर मुल्की ताकत की जानिब से की जाने वाली फंडिंग एक काफ़ी संगीन इल्ज़ाम है, पर अगर वूटॉन क्रिकेट और पीटीआई की बाकी एलएलसीज को छोड़कर जो पैसे बच जाते हैं वो गिने जाएं तो ये तकरीबन $200,000 से करीब है। हम ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि गैर मुल्की साजिश किसी भी वक्त हमारे मुल्क के खिलाफ हो सकती है, लेकिन 2011 और 12 की डॉलर रेट के मुताबिक इन पैसों की कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बनती है। तो इतने पैसों में साजिश तो मुश्किल है, अलबत्ता डीएचए या बैरिया टाउन में एक प्लॉट जरूर खरीदा जा सकता है। ऐसे में कुछ सवालात अभी भी बाकी हैं। इस केस की प्रोसीडिंग में 8 साल क्यों लगे और आया स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट 2022 में ही क्यों शाया की गई? 2011 में किसी डुअल या फॉरेन नेशनल पाकिस्तानी को अगर किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना था तो उसका क्या मैकेनिज्म था और अब इसका क्या मैकेनिज्म है? पॉलिटिकल पार्टीज चैरिटी की मुस्तहिक क्यों नहीं है? इन फंड्स का पकड़ा जाना आया पीटीआई का जुर्म है या उनकी बेवकूफ़ी? और सबसे बड़ा सवाल, पेशावर से फैसलाबाद के दरमियान जो मैच था वो कौन जीता? अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।